अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर और मेरे साथ मौजूद है फॉर्मर कैप्टन सलमान बट। सलमान, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान सुपर लीग का एक और मुकाबला, और ये मुकाबला इंतहाई अहम था क्योंकि प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है तो जो लड़ाई थी, जो जंग थी, वो इन्हीं टीम्स के दरमियान, पेशावर ज़ल्मी कोयटा ग्लैडिएटर्स, इनके दरमियान है। कराची किंग्स बाहर हो चुकी है और कल का जो मार्का है वो पेशावर ज़ल्मी ने अपने नाम किया। 2 मैचेस मुसलसल पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिए हैं और इसके बाद पेशावर ज़ल्मी की टीम पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है। तो पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरीके से ये मार्का सर किया, ये मुकाबला जीता उन्होंने। के साथ ही हम बात करेंगे पॉइंट्स टेबल के हवाले से कि पॉइंट्स टेबल पर क्या सूरत हाल है, वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाते हैं। पॉइंट्स टेबल में हम ये देख सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान्स की जो टीम है वो लीड कर रही है, पहले नंबर पर मौजूद है और मुल्तान सुल्तान पहले दिन से ही नंबर पर है। सलमान, ये हमारा जो पॉइंट्स टेबल है वो अब आ चुका है स्क्रीन पे। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद की जो परेशानियां हैं वो अब बढ़ चुकी हैं। वो पहले वाली इस्लामाबाद नहीं रही क्योंकि देखिए स्टर्लिंग चले गए, हेज चले गए, गुरबाज चले गए, अपने जो उनके खिलाड़ी हैं उनकी इंजरी के मसाइल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शादाब बड़े अरसे के बाद बड़ी टॉप क्लास फॉर्म में थे। बॉलिंग, बैटिंग, कैप्टनसी, हर चीज़ में शादाब जो थे वो मतलब परफॉर्म करते हुए बेहतरीन नज़र आ रहे थे। अनफॉर्चुनेट कि इतना अरसा के बाद रिकवरी हुई थी और फिर से उन्हें ग्रोइन का मसला आया। अल्लाह करे कि वो जल्दी रिकवर करें और आने वाले मैचेस में वो इस्लामाबाद की कैप्टनसी और खेलते हुए उनके लिए नज़र आएँ। इस्लामाबाद को तो जैसे नज़र से लगी, जब हम बात कर रहे थे, स्टार्ट में बात चल रही थी कि अगर एक स्टर्लिंग चले जाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी टीम कम्बिनेशन, टीम पिक्स बड़ी ज़बरदस्त हैं, बड़ी शानदार, एक के बाद एक बैकअप प्लेयर्स इनके पास हैं ऑलरेडी। अब तो सारे प्लान्स इनके, हम ये कह सकते हैं कि बिखर गए, शैटर्ड हो गई टीम। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मैच जीता। वो जब आपकी मेन बॉलिंग नहीं है, आसिफ अली आए, वो सकलैन मुश्ताक, हसन अली ने जो कहा कि सकलैन भाई नामान, तो लेकिन उन्होंने भी, टीम फाइटर है, ये फाइटिंग स्पिरिट टीम के अंदर पाया जाता है। सलमान, नहीं बिल्कुल, और स्पेशली जब आपको आदत हो जीतने की और आपका ओवर द ईयर्स देखें तो 2 दफ़ा जीते हैं वो चैम्पियनशिप और फाइनल्स भी खेले हैं उसके अलावा, और हमेशा टॉप 4 में मोस्टली रहते हैं। तो एक टीम को ना एक वो जेनेटिकली जीतने की आदत होती है और डीएनए होता है कि जी जीतना है, इससे नीचे कुछ नहीं है, इससे कम कुछ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो वो फाइटिंग स्पिरिट उनमें नज़र आती है जिसका क्रेडिट उनकी टीम को, उनके पूरे स्टाफ को जाता है। सो आई थिंक कि वो चीज़ उन्हें ना एडवर्सिटी में भी उनको पुश करती रहती है। जैसे आसिफ अली ने 2 विकेट्स लिए, कोई छोटी बात नहीं है, वो कौन से रेगुलर बॉलर हैं, बिल्कुल ऐसे, और उन्होंने अच्छे टाइम पे उनको वो विकेट लेके दी। और फिर बाद में जैसा वकास ने ओवर किया, एक टाइम पे लग रहा था जहां 5 ही आउट है, सेट प्लेयर हैं, तो 8 रन एक ओवर में क्या मुश्किल है, लेकिन बड़ा बेहतरीन ओवर किया। लोकल और डोमेस्टिक टैलेंट की ये बात है, और डोमेस्टिक टैलेंट में भी वकास ने प्रूव किया था अपने आप को। कल हमने बड़ी डिटेल से बात की थी, बट उससे पहले हम अब आ जाते हैं कल के मैच के ऊपर, कोयटा वर्सेस पेशावर की। स्टार परफॉर्मर है उस्मान कादिर, और अपने नाज़रीन को बताऊं, व्यूवर्स को बताऊं कि उस्मान कादिर हमें अब से कुछ ही देर के बाद ज्वाइन कर लेंगे। उनसे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में भी जानेंगे और उनका जो ये क्रिकेटिंग जर्नी है उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन कल उन्होंने एक पर्ची सी दिखाई थी, स्लिप सी दिखाई थी, उस पर भी बातें आ रही हैं कि ये वो पर्ची क्यों दिखाई, और उस पर वो उस्मान से भी हम जानेंगे कि वो क्या लिखा था उसमें, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो व्यूवर्स हैं, कल उनके लिए हमने अनाउंस किया था कि उनके ट्वीट्स, उनके सवालात हैं, वो शामिल करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में, और ये सिलसिला इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि जारी रहे। तो हमारे जो देखने वाले हैं उनके ट्वीट्स को भी हम आज के शो में शामिल करेंगे, और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके शुक्रिया अदा करेंगे। हम चूज़ करेंगे 1 या 2 ट्वीट्स, जो टॉप ट्वीट्स होंगी वो अपने नाज़रीन को हम दिखाएंगे। तो सलमान, कल के मैच के ऊपर आ जाते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने मैच जीत लिया। एक आपका बॉलर है वो 4 विकेट्स ले रहा है, एक आपका खिलाड़ी है जो कि 99 रन बना रहा है, उसके बावजूद भी आपकी टीम मैच हार जाए। देखिए, कम ऐसा होता है बट हुआ ऐसा कल, और आई थिंक कि इट्स अ टीम गेम एंड ऑफ द डे। अगर आप देखें कि अगर आप स्कोर कार्ड को देखें और उसमें आपको पता लगता है कि ज़ल्मी में एज अ टीम ज़्यादा परफॉर्मेंसेस थी। शोएब मलिक की बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन थी, साथ हुसैन तलत को खिलाया, ही प्लेड एक्सीलेंट नॉक। उसके बाद आप देखें बॉलिंग में वहाब रियाज, ऑल्दो नॉट एट हिज बेस्ट, पहले से थोड़ा बेहतर नज़र आए, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उस्मान कादिर एक्सेप्शनल बॉलिंग स्पेल। देखिए, एक लेग स्पिनर की आर्मरी में ना 3-4 बॉल होते हैं, ऑब्वियस, लेग स्पिन, गुगली और फ्लिपर। कल उसने ये तीनों बेहतरीन डिस्प्ले किए। विंस को गुगली पे बोल्ड किया, उसको नहीं समझ लगी कि क्या हुआ। बिल्कुल इसी तरह इफ्तिखार को उसने फास्टर क्विकर 1 बॉल किया था जिसपे वो कट मारते आउट हुए, बड़ा शानदार कैच। हारिस की बड़ी तारीफ बनती, हारिस ने ऊपर से स्टार्ट भी बड़ा अच्छा दिया। फिर उस्मान ने उमर को जब आउट किया तो उमर वाज द लास्ट होप फॉर क्वेटा। उस टाइम पे ये था कि अगर उमर खड़ा रहेगा तो क्वेटा मैच जीत लेगा। तो उमर को उसने बड़ी
एक क्लासिक लेग स्पिनर की डिसमिसल और उस पे भी हारिस का स्टंप है। सो अगर आप देखें ना कि टीमों में ज्यादा प्लेयर्स ने कहाँ कंट्रीब्यूट किया, तो आपको ज़ल्मी में ज्यादा कंट्रीब्यूशंस नजर आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जबकि दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। वंस विंस और रॉय जल्दी आउट हो जाते हैं तो लगता है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि यार हम अभी भी मैच जीत सकते हैं। उस्मान कादिर की विकेट्स भी मैं चाहूँगा कि हम दिखाएं। उस्मान कादिर के आपने विकेट्स का जिक्र किया तो हम वो भी दिखाते हैं। आपने बात की टीम परफॉर्मेंस की। इससे पहले इस्लामाबाद का जो मैच था, कोई एक भी खिलाड़ी 31 से ज़्यादा रन्स नहीं बना पाया, लेकिन उसके बावजूद टीम 190 रन्स का टोटल करने में कामयाब हुई, 190 तक पहुंच गई। बॉलिंग के ऊपर दोबारा से आपको कमेंट, जो तीनों बॉल्स आपने पहले भी एक्सप्लेन किया, आउटस्टैंडिंग स्पेल है। क्लासिक लेग स्पिन जो है वैरायटीज ऑन डिस्प्ले। एक लेग स्पिनर की डिसेप्शन देखे, विंस को क्लू नहीं था कि गेंद बाहर निकलेगी, गेंद अंदर आएगी या गेंद सीधी रहेगी। वो ऐसे लगा कि वो डाउटफुल ही थे और ही वाज होपिंग के आगे बल्ले में लग गए। बहुत खूबसूरत गेंद हुआ। इफ्तिखार बड़े अच्छे प्लेयर हैं, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। उसको फ्लिपर किया, कट मारने गए, हारिस का शानदार कैच। उसके बाद उमर अकमल अच्छी फॉर्म में है, इम्पैक्ट प्लेयर है। 20 बॉल अच्छे खेल जाएं तो मैच का नक्शा बदल सकते हैं। उनको आउट करना ज़रूरी था ज़ल्मी की जीत के लिए। तो आई थिंक कि उस्मान ने एक परफेक्ट जो है ना मैच विनिंग स्पेल करके दिया ज़ल्मी को। तो उस्मान से ही बात करते हैं। ज़रूर। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और इसके साथ साथ ही आपको कल के स्पेल की मुबारकबाद भी हम पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच भाईजान। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और उस्मान, कल के मैच में आप क्या सोच के मैदान में उतरे थे, क्या आपके जहन में चल रहा था? क्योंकि एक परफॉर्मेंस ड्यू थी आपके ऊपर और आपको ये परफॉर्मेंस दिखानी थी, और आपकी टीम भी डू और डाई सिचुएशन में इस मौके पर आप आए, आपने ये परफॉर्मेंस दिखाई। आपका कमेंट? जी बिल्कुल, जैसे लास्ट 2 मैचेस में मैं नहीं खेला था, तो मेरे पे यही था कि मैंने जब भी मुझे मौका मिलेगा अब तो मैं इंशाल्लाह जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे वहाब भाई ने मेरे से बात की कि पावर प्ले में बॉलिंग करनी है, तो मैं जब पावर प्ले में आया था तो मैं सिर्फ, मेरे दिमाग में यही था कि मैंने डॉट बॉल्स करने, रन्स नहीं देने हैं। पर जब विंस को मैंने बॉल करने लगा था तो शोएब भाई कवर में खड़े हुए थे। तो शोएब भाई को मैंने बोला, शोएब भाई मैं इसको उल्टा करने लगा हूँ, मतलब कि मैं रॉन्ग वन करने लगा हूँ। तो शोएब भाई ने मुझे कहा कि हाँ हाँ कॉन्फिडेंस से कर, कुछ नहीं होता, छक्का पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, खैर है। तो मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ शोएब भाई को कि जैसे उन्होंने मुझे आके बोला, जैसे उन्होंने दूर से ही थे तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कर लो, कोई बात नहीं। तो वो बड़ी अच्छी लाइन पे भी गिरा और उसको विंस को समझ नहीं है और वो क्लीन बोल्ड हो गए वहाँ पे। और उसके बाद जो इफ्तिखार की विकेट है और उमर अकमल की विकेट है, वो उस मेरे ख्याल से कि मैंने अपनी बस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की और वो खुद ब खुद ही आउट हो गए। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन पहले सलमान आप बात करें। देखिए उस्मान, सबसे पहले तो थैंक यू एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लेक्स। और रनिंग बॉलिंग डिस्प्ले आपने कल किया। एक लेग स्पिनर के पास, मैं पहले जिक्र कर रहा था उमैर से इसी शो में, कि 3 ही उसके मेन हथियार होते हैं, गुगली, फ्लिपर और लेग स्पिन। और आपने उन्हीं तीनों पर 3 बड़े प्लेयरों को आउट किया है। और आपने बताया कि शोएब भाई ने आपको कॉन्फिडेंस दिया कि आप बड़े दिल से बॉल करें, और एक बड़े और सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर का करीब होने के ऐसे बहुत बेशुमार फ़ायदे होते हैं। लेकिन उन्होंने तो आपको कहा कि आप करें, लेकिन मुझे याद है कि बहुत छोटी उम्र में घर में आप टेनिस बॉल के साथ ये सारी वैरायटियाँ करते थे। मुझे भी प्रैक्टिस कराई थी जब मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था शेन वॉर्न के लिए, आपको याद होगा। तो ज़रा बड़े बाबूजी का भी जिक्र करें ना, द ग्रेट अब्दुल कादिर का, जिन्होंने आपको इतनी छोटी उम्र में ये सारे बॉल सिखा दिए थे कि शायद कई बड़े लेग स्पिनर्स को भी ये बॉल नहीं आते थे। आई थिंक सलमान भी कि आपको पता ही होगा कि जब शुरू में क्रिकेट स्टार्ट की थी तो अपने वालिद साहब के साथ ऊपर टेरेस पे ही खेलता था टेप बॉल के साथ। तो परमिशन नहीं थी उनसे, क्योंकि मैं उस टाइम कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा था, तो परमिशन नहीं थी हार्ड बॉल से खेलने की। तो जब सलमान भी जा रहे थे वर्ल्ड उस पर ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, तो उस टाइम सलमान भी ने बोला कि मुझे प्रैक्टिस करनी है टेनिस बॉल के साथ। तो मैंने कहा ठीक है सलमान भी। तो सलमान भी टेरेस पे ही खेलते थे और टेरेस भी काफ़ी बड़ी जगह है, तो मैं उसमें बॉलिंग करता था। तो फिर सलमान भी जब जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया तो उन्होंने कहा था कि मैं पहले बॉल पे चौका मारूंगा शेन वॉर्न को, तो सलमान भाई ने वो मारा भी था। तो अपने वालिद साहब की बात की है कि शुरू में ही उन्होंने मुझे बता दिया था कि लेग ब्रेक ऐसे करना है, गुगली ऐसे और फ्लिपर ऐसे करना है। तो उसके बाद जब मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया तो वो फिर जब मेरी क्रिकेट स्टार्ट हुई तो उन्होंने मना किया था कि तुम अभी रेडी नहीं हो अंडर 15 के लिए, तो तुमने ट्रायल्स वगैरह नहीं देने हैं जाके। बट उनके के बगारी मैंने ट्रायल्स वगैरह पे चले गया था, तो फिर वापस आया तो बड़ी डांट पड़ी थी उनसे कि तुम्हें मना किया था कि ट्रायल्स पे नहीं जाना है, तो तुम फिर भी ट्रायल्स पे चले गए हो। तो मैंने मना किया, काफ़ी देर क्लास होती रही उनसे। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या बना,
तो मैंने कहा मैं सिलेक्ट हो गया, तो कहते तुम झूठ बोल रहे हो। तो फिर मैंने, कहते कौन थे सिलेक्टर, फिर मैंने बताया उनको सारी बात, फिर उन्होंने फ़ोन करके पूछा, और फिर जैसे उन्होंने सिलेक्टर ने बताया कि सिलेक्ट हो गया है और अब रीजन स्टार्ट होगी 2 दिन के बाद, तो फिर वालिद साहब ने मुझे बुलाया, मुझे बताया कि तुमने ऐसे बॉलिंग करनी है, ये वाला फील्डर इधर रखना है, और इस तरह सारी चीज़ें जो है उन्होंने मुझे गाइड की उस टाइम। ठीक है, ज़बरदस्त। उस्मान साथ ही रहेगा। सलमान, आप भी, क्योंकि आपने इनके टेरेस पे जाके शेन वॉर्न के अगेंस्ट प्रैक्टिस की, तो उस टूर के बारे में कुछ आप मेमोरी शेयर करना चाहें हमारे साथ? ऑब्वियसली मैं भी उस वक्त कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा पहला टूर था और अभी मैं 2 से 3 मैचेस ही खेला था। अच्छा। तो शेन वॉर्न बहुत बड़ी स्पिन करते थे और बड़ी एक्यूरेट करते थे, तो ये टेनिस बॉल के साथ उससे बहुत तेज़ बॉलिंग करते थे। अच्छा। उतना तेज़ ब्रेक होता था। तो मेरे जहन में था कि उसकी प्रैक्टिस करूँ जो उसके जैसा या उससे मुश्किल हो, तो ऐसा कोई बॉलर तो था नहीं दुनिया में। टेनिस बॉल के साथ उस्मान था इस तरह का। तो कोई मेरे ख्याल 8-10 दिन मैं इनके घर जाता था प्रैक्टिस के बाद, और मैं टेरेस पे जाके ना इससे 15-20 ओवर्स ये मुझे अच्छा। टेप बॉल से करता था। तो जब मैं इसको खेल लिया, इसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता मुझे चेक होना शुरू हो गया, कौन सी गूगली है, कौन सा ये। तो हम एक दिन बैठते, ये मेरा दोस्त सलमान कादिर है, इससे बड़ा भाई जो है, ये तो मेरे छोटे भाइयों की तरह है। तो सलमान और ये हम लोग बैठ के खाना खा रहे, तो मैंने कहा यार मैंने इससे जो प्रैक्टिस की है ना, तो मैंने इंशाल्लाह ना, मेरी ख्वाहिश है कि मैं शेन वॉर्न को ना पहली बॉल पे मिड विकेट पे मारूं चौका। तो बस अल्लाह ने वो बात मेरे मुंह से निकली पूरी करा दी, और अल्लाह का शुक्र है 3 टेस्ट मैच मैंने ऑस्ट्रेलिया में खेले, मुझे शेन वॉर्न ने गेंद बीट नहीं किया। अच्छा। हाँ। मीनवाइल सारों ने जितने, वो सबके लिए वाज अ ट्रबल, ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द सीरीज, लेकिन मुझे उसकी कोई बॉल पिक करने में प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि मुझे याद ही नहीं पड़ता कि उसने मुझे कोई गेंद बीट किया। आउट करना तो बात की बात है। परेशान नहीं हुए कि ये वो उसने नया लड़का बिल्कुल कैसे आके खेल रहा है? जाहिर है फ़र्क होता है। मैंने, अच्छा मैं आपको बताऊं, मुझे द ग्रेट अब्दुल कादिर भी कभी कभार बॉलिंग कर देते थे प्रैक्टिस में। फिर तो जाहिर है फिर हमने हाथ वो देख लिया था जिसने सबको सिखाया हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ। बहरहाल बड़ी खुशी हुई उस्मान को देख के, जिस तरह से इसने बॉलिंग की, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बड़ी खुशाइंद बात है कि शादाब की फॉर्म का आना, बड़ी बेहतरीन वो बॉलिंग कर रहे हैं, उसके साथ इसने ये स्पेल किया, तो ये बड़ा हेल्दी कंपटीशन है, और मेरा ख्याल है कि ये दोनों बॉलर्स जो हैं पाकिस्तान का एसेट है, स्पेशली लेग स्पिन में। बिल्कुल ऐसे ही। अब पीएसएल से थोड़ा सा हटके पीएसएल पे वापस आना है उस्मान। ऑस्ट्रेलिया में जाना है हमने भी, और सलमान ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप है, ऑस्ट्रेलिया में हमें तैयारी उस हिसाब से करनी है। उस्मान ऑस्ट्रेलिया में खेलते भी रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में गए भी थे, तो वहाँ के विकेट्स के हिसाब से क्या डिफरेंस आप देखते हैं कि वहाँ पे बॉलिंग में और यहाँ पे आपको क्या, क्योंकि हमने अभी T20 खेला अबू धाबी में, दुबई में, तो यूएई में वर्ल्ड कप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है, तो क्या फ़र्क देखते हैं, तैयारी में क्या डिफरेंस होना चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आई थिंक अगर आप ऑस्ट्रेलिया की पिचेस की बात करें कि उसमें बाउंस मिलता है स्पिनर को, स्पेशली पर्थ की विकेट के ऊपर, क्योंकि मैं जब पर्थ कोचे से खेल रहा था तो हमारा होम ग्राउंड था, और पर्थ में वो टर्न मिलता है, टर्न भी मिलता है अगर आप थोड़ी सी ऑफ टर्म के बाहर बॉलिंग करें, थोड़ा सा टर्न भी मिलता है, और स्पेशली स्पिनर के लिए वहाँ पे अच्छी बात ये कि बाउंड्रीज जो हैं वो बड़ी हैं, तो आप थोड़ा सा लूप के साथ भी बॉल कर सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस है। तो मेरे ख्याल से कि हमें इस पे तैयारी करनी चाहिए कि अगर वहाँ पे बाउंसी विकेट्स हैं तो उस पर अगर कैसे हमें, क्योंकि रमीज़ राजा साहब ने पहले बोला है कि हम जो है वो इसको ड्रॉप इन पिचेस ला रहे हैं, तो आई थिंक वो अगर आ गई तो उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर जगह पे, सिडनी हो, मेलबर्न हो, सारी ग्राउंड्स बड़ी हैं, बाउंड्रीज बड़ी हैं तो उसमें स्पिनर्स को ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप डॉट बॉल्स पे जाएं और उसके बाद आप एक चांस लें, तो मेरे ख्याल से बैट्समैन गलती करके उस स्पिनर को वहाँ पे काफ़ी विकेटें मिल सकती हैं। बिल्कुल। आपने भी हमारे एक विजुअल्स में चल रहे हैं स्क्रीन पे, कल आपने कुछ पेपर लेकर आया था, उसमें क्या लिखा था? वो आप पहले से तैयारी करके लेके गए थे, ये बता रहे कि आप कॉन्फिडेंट थे कल के मैच में कि यस आज आप जाएंगे और विकेट्स हासिल करेंगे? नहीं, ऐसा कोई मेरा सिनेरियो नहीं था, मैं बस लिख के लेके गया था, अल्लाह इज़ द बिगेस्ट प्लानर। तो मैं असल में भूल गया था, जब मैं बॉलिंग स्टार्ट की तो मैं भूल गया था कि मेरी पॉकेट में पड़ा हुआ है। अच्छा। तो उसके बाद जब मेरे 3 आउट हो गए तो मैं फिर एकदम से मुझे याद है कि मेरी पॉकेट में वो पड़ा था, मैंने वो दिखाना है, तो फिर जब मैंने वो निकाल के वो दिखाया तो फिर वो असल में वो जिस टाइम मैंने वो दिखाया तो उस टाइम मुझे वो नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी इस तरह हो गया कि यार मैंने उमर को आउट किया तो मैंने उसकी वजह से किया, मैंने उसकी वजह से नहीं किया, वो मेरा पहले से ही प्लान था कि अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं उस चीज़ को दिखाऊंगा। मैं ऐड ऑन कर दूं कि ये अक्सर होता है जब आप किसी बड़े प्लेयर से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं तो कुछ लोग आपको गैर ज़रूरी तनकीद का निशाना बनाते हैं, ये हमारा कल्चर है। हाँ। आपको याद होगा इमामुल हक
ने जब सेंचुरी की साउथ अफ्रीका में, तो उसने भी क्राउड की तरफ कुछ इस तरह का जेस्चर दिया। बिकॉज देखिए एंड ऑफ द डे ये यंगस्टर्स पाकिस्तान के रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और नो डाउट के इमाम भी बड़ा अच्छा प्लेयर है, नो डाउट के इसने भी बड़ी मेहनत की है इस लेवल तक आने के लिए। तो एंड ऑफ द डे है तो ये बच्चे ही ना, प्लेयर्स हैं और सारा दिन मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो जब कोई गैर ज़रूरी क्रिटिसिज्म सुन सुन के अंदर एक बिल्डअप होता रहता है, तो जहाँ हम हर वक्त अपने प्लेयर्स को डिसिप्लिन करने की बातें करते हैं, एज ए क्राउड एज ए कल्चर हम क्या चेंज करते हैं इनके लिए? तो फिर मेरा ख्याल है कि वो जो गैर ज़रूरी क्रिटिसिज्म है, कई दफ़ा फिर प्लेयर्स उसको इस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑल्दो कि ये इनकरेजिंग चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कभी भी उस्मान को कहूँगा मेरे छोटे भाई की तरह कि ये दोबारा रिपीट करे। मेरी इससे फ़ोन पे भी बात हुई तो मैंने कहा कि आपकी जवाब आपकी बॉलिंग ने दे दिया। तो इसी तरह इंशाल्लाह ये नेक्स्ट टाइम कभी नहीं होगी इस तरह की बात, आई एम श्योर। बहरहाल ये है कि बिकॉज लोग इतने ही नॉइस क्रिएट करते हैं आपके कानों में, आपके ऊपर चढ़ जाते हैं कि जी वो जी क्योंकि उनका बेटा है, तो क्योंकि जी पर्ची है, तो किसी का रिश्तेदार है, तो भाई कर रहा है तो खेल रहा है ना। परफॉर्मेंस कल मैच विनिंग परफॉर्मेंस क्या नहीं दी? अभी बताया जब वो सिलेक्ट हुए तो उनके फादर रोक रहे थे जाने तो से। ऑस्ट्रेलिया में तो वो प्लेयर के बेटे नहीं थे, तो वहां से भी तो 4 डे क्रिकेट भी खेली है, पर्स स्कॉचर से भी खेले हैं। बहरहाल एंड ऑफ द डे प्लेयर है, वो जब परफॉर्म करता है तो इस तरह की जेस्चर्स आते हैं। सो आई डोंट माइंड, क्योंकि प्लेयर में अगर इमोशन नहीं है ना तो मुझे लगता है कि प्लेयर कंप्लीट नहीं है। ठीक है। और उस्मान लिखा क्या था इस पेपर के ऊपर? आप इस पे लिखा हुआ था अल्लाह इज द बिगेस्ट प्लानर। अच्छा, आई थिंक कि वो इस तरह हुआ है कि मैंने लिखा था पेन के साथ, वो पेन के साथ जब लिखा था तो कैमरे ने कैच नहीं किया। उसके बाद फिर वो जो हमारे ज़िल्मी के मीडिया जो है उन्होंने कहा था इसको फिर मार्कल से लिख दो, तो फिर मैंने उसके ऊपर ही मार्कल से लिख दिया था, तो फिर उन्होंने पिक्चर ले ली उसके ऊपर। ठीक है। और सलमान ये तो ठीक था, ये तो मतलब आपने अच्छी बात लिखी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें तो इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी बननी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी। और तीसरी विकेट के बाद ही बनती है। आपने और भी मसला है ना कि इसने इंग्लिश में लिखा हुआ तो सबको समझ भी तो नहीं आती। अच्छा, दूसरी बात ये है, उस्मान से एक चीज़ पूछनी है जो कि PSL से और इंटरनेशनल क्रिकेट से हटके है, वो ये है कि उस्मान सबसे ज़्यादा भाइयों में अटैकिंग बैट्समैन कौन है जिसको बॉलिंग करते डर लगता है? मेरे भाइयों में से? हाँ जी, मेरा तो कोई भाई है नहीं सिवाय सलमान कादर के। आई थिंक भाइयों में से अटैकिंग बैट्समैन जो है वो रहमान भाई थे पहले, बट वो मेरे ख्याल से उनको काफ़ी देर होगी बॉलिंग नहीं की हुई। तो अभी सलमान भाई से होती है वो कभी कभी मुलाकात, उनको बॉलिंग करते हो, छक्के चुक्के मारते हैं नेट के अंदर काफ़ी। तो फिर जब मैच में आते हैं तो फिर आउट हो जाते हैं, तो फिर कहते हैं यार वो मैं वैसे ही आउट हो गया। तो ये वो तो मेरे ख्याल से सलमान भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं, और इमरान भी तो होते ही नहीं यहाँ पे, वो इंग्लैंड में होते हैं। अच्छा, ये सलमान भाई कब बताएं जिनको टेरेस पे आप प्रैक्टिस करवाते थे ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले? भाई मैं तो छिक्के कहाँ मारता हूँ, वो बड़े बड़े छिक्के मारता है सलमान का। इनसे पूछता है कि कैसा जब आप इनको करवा रहे थे प्रैक्टिस शेरवन के अगेंस्ट खेलने की, तो सलमान भाई के साथ ये सलमान भट्ट भाई जो हैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनके अगेंस्ट बॉलिंग करके कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और कितना ये आपको ट्रबल करते थे? सलमान भट्ट भाई की अगर आप बात करें तो सलमान भट्ट भाई को मैंने मैच में भी टीवी वाले मैच में भी बॉलिंग की हुई है। बट सलमान भी की टेक्निक ऐसे थी कि मैंने कभी भी जब सलमान भी को बॉलिंग किया, सलमान भी की टेक्निक इतनी मुश्किल थी कि इनको पता नहीं लगता था, मुझे पता नहीं लगता था कि बीट बॉल कैसे करना है। मतलब कि टेक्निक इतनी अच्छी थी और स्पिनर को काफी अच्छा रीड करके खेलते हैं सलमान भाई। तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी। सलमान भाई ने मुझे बड़ी फड़कास दी थी मुझे एक दफा मैच में, और साइड मैच हो रहा था गद्दाफी स्टेडियम में, तो सलमान भाई ने ठीक ठाक मुझे धोया था वहां पे। बट ये है कि सलमान भी की टेक्निक इतनी स्ट्रांग है, वो क्योंकि लेट खेलते हैं तो मेरे ख्याल से कि स्पिनर के लिए जो है वो काफी डिफिकल्ट होता है उनको रीड करना भी, और क्योंकि आराम से सिंगल ले लेते हैं। उस वक्त ये छोटा था ना, मार खा लेता था, बड़ा हो गया तो अब मैं खेल नहीं रहा, ये अच्छा हो गया। अच्छा उस्मान, आप आए मुल्तान सुल्तान से पेशावर ज़िल्मी, दोनों टीम्स का डिफरेंस बताइएगा, वर्किंग इन्वायरमेंट का डिफरेंस बताइएगा। मुल्तान आपके साहब का टीम बड़ा ज़बरदस्त जा रही है, उस टीम को आप कैसे देखते हैं, उस टीम के बारे में आपकी क्या राय है? आई थिंक मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान के लिए जो एक ब्लेसिंग है वो रिजवान भाई हैं और इमरान भाई हैं, क्योंकि दोनों ऐसे इंसान हैं कि आप उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें तो आपका दिल नहीं करता कि आप उठ के कहीं दूसरी जगह पे चले जाएं। आई थिंक कि उनकी जो कामयाबी का राज है वो रिजवान भाई हैं, क्योंकि जैसे वो बात करते हैं, जैसे वो प्लेयर्स को लेके चलते हैं, आई थिंक कि जैसे वो कैप्टनसी करते हैं, और सबसे अच्छी बात यह कि अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं। तो आई थिंक कि उनकी जीतने का राज यही है। और अगर आप पेशावर ज़िल्मी की तरफ आएँ तो क्योंकि मेरा पहला सीज़न है,
तो मैं ये बोलूँगा पेशावर ज़िल्मी के लिए कि इनकी मैनेजमेंट, इनका प्लेयर का ख्याल करना, और जैसे ये अगर हम लोग मैच हार भी जाते हैं तो हर एक दूसरे को, जैसे वहाब भाई, शोएब भाई, हर एक किसी को जो है वो करते हैं, बूस्ट अप करते हैं और इनकरेज करते हैं कि कोई बात नहीं, इस पार्ट ऑफ गेम अगर हार गए तो कोई बात नहीं, हम लोग जो है वो कम बैक भी करेंगे। तो आपके सामने ही है, हम लोग पिछले मैचेस हारे भी हैं, बट ये है कि हमने कम बैक भी बहुत अच्छा होगा। कमबैक भी बहुत अच्छा किया और आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, नए ख्वाहिशात हैं। उस्मान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बड़ा अच्छा आपने कल खेला और उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है इसके लिए हम ये दुआ गो हैं कि ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहे। सलमान, हमें ब्रेक के जाने बढ़ना है और बाकी डिस्कशन फिर ब्रेक के बाद से वेलकम बैक। और प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया था, कल भी अनाउंस किया था कि जो हमारे टॉप ट्वीट्स हैं हमारे व्यूअर्स की, हमारे फैंस की, वो अपने शो में हम लोग शामिल करेंगे और उनके कुछ सवालात हैं उनका जवाब देंगे। तो टॉप 3 ट्वीट्स जो हैं वो हम लोग ने सिलेक्ट की हैं और वो अपनी स्क्रीन पर हम चलाएंगे। सलमान, अपने क्योंकि फैंस के साथ एक जो सिलसिला है ना वो बना रहना चाहिए, ये मेरा यकीन है। और ये डॉक्टर रिहाब खान है और इन्होंने भी कहा कि ये अच्छा आइडिया है, हमारे जो आइडिया था उसको इन्होंने सराहा है। शहराज ने भी एक सवाल किया है और आसिफ याकूबी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि ये ग्रेट एडिशन है और ये सिलसिला होना चाहिए। लोकल स्पोर्ट्स को शहराज कह रहे हैं। ये ट्वीट्स अभी हम चलाते रहते हैं और हम साथ साथ ये भी बताएंगे लोकल, अभी नेक्स्ट ट्वीट है आसिफ याकूबी, इंट्रोड्यूस न्यू जर्नलिस्ट और लोकल स्पोर्ट्स को डिस्कस करने की बात कर रहे हैं। इसको प्लीज़ होल्ड करें इस ट्वीट को, ताकि जो पढ़ना चाहे वो इसको क्लियरली पढ़ सके। ठीक है, होल्ड अगर कर सकते हैं तो सर प्लीज़ होल्ड कीजिएगा। ये आसिफ याकूबी का ट्वीट है और ये कह रहे हैं कि लोकल स्पोर्ट्स को हमें जो है वो डेफिनेटली आफ्टर PSL हमारा जो प्लान है वो बता दें इनको। प्लान हमारा यही है कि पाकिस्तान में जितनी भी खेलें खेली जाती हैं और जितने प्लेयर्स उसमें परफॉर्मर्स हैं या किसी के साथ अगर वो ये समझता है कि मेरिट के साथ डील नहीं किया जा रहा मेरिट के ऊपर, तो वी विल डेफिनेटली हाईलाइट दैट पर्टिकुलर प्लेयर एंड जो कि एक जेनेरिक प्रॉब्लम्स होंगी हमारे स्पोर्टिंग कल्चर में स्पोर्ट्समैनों के लिए, तो डेफिनेटली उन चीज़ों को हाईलाइट भी किया जाएगा और पॉसिबल सॉल्यूशंस भी सजेस्ट किए जाएंगे। ठीक है, और डॉक्टर रिहाब खान ये भी हमारे फॉलोअर हैं, व्यूअर हैं और डेली इनके ट्वीट्स आ रहे हैं। तो डॉक्टर रिहाब, आपका भी शुक्रिया, अभी हमें जो है अच्छा फीडबैक देती रहती है, ये फीडबैक बड़ा ज़रूरी होता है। और इसके बाद एक सवाल है डॉक्टर रिहाब के बाद, नेक्स्ट है शहराज का ट्वीट है, वो दिखाइए जी, शहराज का ट्वीट और उनका क्वेश्चन ऐड करेंगे हम। ये आसिफ हैं और शहराज का, नेक्स्ट शहराज हैं जी। तो अच्छा, शहराज का ये सवाल है कि व्हाट मेजर मिस्टेक्स कराची किंग्स हैव डन इन दिस टूर्नामेंट एंड व्हिच थिंग्स स्टिल दे कैन फिक्स इट टू विन द रिमेनिंग मैचेस। शहराज, इट्स अ टफ टास्क टू विन द रिमेनिंग मैचेस बिकॉज फॉर्मेशन में स्पेशलिस्ट की कमी है। देखिए जो प्लेयर्स हैं, नो डाउट दे आर वेरी टैलेंटेड बट देर आर ऑल, मोस्ट ऑफ देम आर ऑलराउंडर्स और कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा इससे बेहतरी की जा सकती थी। अनफॉर्चुनेटली जो कॉम्बो उन्होंने सोच के बनाया होगा दैट हैजंट क्लिक्ड। फ्रेंचाइज क्रिकेट में ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप कॉम्बो एक बना लेते हैं तो वो एज अ टीम जेल कर जाए एंड द स्टार्ट परफॉर्मिंग। इनका फ्रॉम द स्टार्ट से अभी तक नज़र नहीं आया। लास्ट मैच में भी अगर हम देखें तो इमाद की और कासिम की पार्टनरशिप हुई है, जिसमें कासिम ने तो ज्वाइन ही 2 मैच पहले किया, इनको अंडर 19 वर्ल्ड कप से आए हैं। और इमाद जो हैं डेफिनेटली वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, पाकिस्तान को बड़े अरसे से सर्व कर रहे हैं, बट ही इज़ नॉट समबडी जिसके ऊपर उन्होंने बैटिंग के लिए रिलाई करना था। ये काम तो टॉप 3 का, देखें जो भी टीमें कामयाब है उनके टॉप 3 टॉप रन गेटर्स में से हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर बाबर और शर्जील हैं, ऑब्वियसली बेहतरीन प्लेयर है बाबर दुनिया के। अनफॉर्चुनेटली वो एज ए कॉम्बिनेशन वो हो नहीं पाया, उस तरह से फॉर्म ना शर्जील की देखने को मिली और ना उसके बाद किसी की। बाकी मैचेस जीतना सलमान कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा हाई नोट पे फिनिश करना, क्योंकि आज भी कराची का मैच है, आखिर में बात करेंगे, बट आखिरी मैचेस इनको जीतने हैं। देखिए ऑब्वियसली जितने भी मैच जीत सके इनके लिए जीतना ज़रूरी है। दे हैव टू प्ले फॉर द प्राइड, दे हैव टू प्ले फॉर द फैंस और फिर अपने लिए भी, क्योंकि एक बड़ी बेहतरीन फ्रेंचाइज है। रिसेंटली ये पिछले 1 साल में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, चैंपियन भी बने और बड़ा एक ड्रास्टिक डाउनफॉल है परफॉर्मेंस के अंदर। सो वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम देम, स्पेशली इनके पास प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं, सेटअप बड़ा अच्छा है, इनके जो ओनर हैं वो खुद बड़े स्पोर्ट्स लविंग हैं। तो ऐसे रिजल्ट्स बहरहाल इट माइट बी अ वेकअप कॉल और हो सकता है अगले साल बहुत अच्छी क्रिकेट खेलें। ठीक है, अच्छा ये तो था हमारा फैंस का चंग, फैंस का पार्ट एक प्रोग्राम में हम लोगों ने, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली, देखी जाने वाली और इसको रिलीजियसली लोग फॉलो करते हैं क्रिकेट को, तो आप लोगों की पार्टिसिपेशन के लिए हमने सेगमेंट शुरू किया है कि आप लोग ट्वीट्स कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे शो में। आपके जो ट्वीट्स हैं हम दिखाएंगे, जैसे कि आज हम लोगों ने दिखाए हैं, ये टॉप 3 ट्वीट्स थी जो कि हमने आज दिखाई हैं और इस तरह ये सिलसिला जो होगा टॉप 3, 4, 5 जो ट्वीट्स हैं हम लोग शामिल किया करेंगे अपने शो में। आपके जो क्वेश्चंस हैं टीम्स रिलेटेड,
टीम कॉम्बिनेशन, टेक्निकल क्वेश्चन सलमान से आप लोग वो पूछ सकते हैं। तो ये सिलसिला इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि जारी रहे। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। आसिफ हैं, डॉक्टर यहाब हैं और शराज, ये 3 ट्वीट्स आज हम लोगों ने शामिल किया। आप तीनों का शुक्रिया। कल के मैच के ऊपर सलमान आ जाते हैं और कल का मैच पेशावर कोयटा, और इस पे साथ साथ कि हम बात करें, बात जो है वो जारी है, सिलसिला जारी है। नसीम शाह बर्थडे बॉय थे और उन्होंने अपनी सालगिरह के मौके पे बड़ी अच्छी बॉलिंग की और 4 विकेट्स हासिल की। मैंने सलमान से पहला सवाल भी यही किया था कि नसीम शाह इतने इकनॉमिकल रहे, 27 रन देके 4 ओवर में 4 विकेट्स इन्होंने हासिल की। एक खिलाड़ी आपके 99 रन बनाता है, आप मैच हारे। अच्छा सलमान, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट जो खिलाड़ी दुनिया की लीग्स में बहुत महंगे महंगे जा रहे हैं, वो खिलाड़ी यहाँ पे हमारे नौजवान यंगस्टर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, नसीम शाह और बहुत सारे पाकिस्तानी यंगस्टर्स जो हैं वो आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। स्पेशली एक जो अल्लाह ताला की खास इनायत है इस रीजन में कि फास्ट बॉलिंग में आपको जो टैलेंट मिलता है और जो पेस मिलती है, ऐसी शायद कहीं और इस एज में 150 पे गेंद, ये 145 पे 90 माइल्स एन आवर बॉल था जिस पे इन्होंने आउट किया लिविंगस्टन को। और बड़ी शानदार बॉलिंग और बेहतरीन इम्प्रूवमेंट। अगर हम बात करें कि मोस्ट इम्प्रूव्ड बॉलर यंगस्टर्स में से कौन नजर आया आपको पिछले 1-2 साल से जो क्रिकेट खेल रहे हैं इस लेवल पर, तो नसीम शाह डेफिनेटली स्टैंड आउट करते हैं इस पेस के साथ, इस कंट्रोल के साथ। आप देखें बड़ा शानदार इन स्विंग पे आउट किया और जज़ई को बिल्कुल जैसे शाहीन अफरीदी नया बॉल बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पे करते हैं, उसको बैट्समैन को स्विंग खिलाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह नसीम शाह ने भी किया और इसको रिजल्ट्स मिले। और बेन कटिंग को भी जब इन्होंने आउट किया, उससे पिछले ओवर में उन्होंने 4 छक्के लगाए थे, 27 रन और उनको बॉल फुटबॉल की तरह नजर आ रहा होगा, बट ही बीट हिम विद हिज पेस। इनकी पेस ने वहां पर फर्क डाला। तो पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे साइंस हैं। बॉयज लाइक नसीम शाह और जितने यंग बॉलर्स हैं जैसे जिशान ज़मीर नजर आए हैं, इससे पहले हसनैन थे, वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे वापस अपना एक्शन का मसला हल करके। तो ये सारी जो चीज़ है ये बड़ी इनकरेजिंग है इनके हवाले से। 5th हाईएस्ट विकेट टेकर हैं अभी तक। लेकिन एक बात यहाँ पर है उमैर कि ये जो हम कहते हैं ना कि यार ये इतने महंगे प्लेयर हैं तो ये हमारे प्लेयर्स के आगे स्ट्रगल करें, मैंने काफ़ी कल सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट पढ़ी हैं। देखें, आपको हमें अपने प्लेयर्स को ग्लोरीफाई करने के लिए किसी की जो है ना वो उसकी प्राइस कोट करने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे बैट्समैन आउट होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड नंबर 1 बाबर हो, चाहे वो डॉन ब्रैडमैन हो, तो चाहे वो कोई भी, और एक ही बॉल पे आउट होते हैं। कोई ऐसा नहीं आया जो 2 या 3 बॉलों पे आउट होता हो। बिल्कुल। सो आई थिंक कि प्लेयर का टैलेंट जस्टिफाई करना चाहिए, ना कि क्योंकि जो IPL है जो उसका मॉडल है उसमें लक की बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद इस ऑक्शन से पहले उनके घर के साथ वाले घर वाले भी नहीं जानते होते। सो इट्स अ डिफरेंट मॉडल। इट डज नॉट मीन अब उसमें पाकिस्तान का कोई प्लेयर नहीं है, उसमें वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन ही नहीं है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर ही नहीं है, तो लेकिन हमारे लिए तो प्राइसलेस हैं दोनों। सही है। तो आई थिंक ये ट्रेंड जो सोशल मीडिया पे है प्राइसेस कोट करने का, ये बड़ा इमेच्योरिटी का साइन है और इससे क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचाया कहीं ना कहीं। ये कोई हमारे टैलेंट की अलहदा से प्रेज नहीं करता। और सलमान, ये चीज़ क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही है, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे, एग्री करेंगे? क्या चीज़? ये जो प्राइसेस लग रही हैं, नेशनल जो लोग खेल रहे हैं, जो खिलाड़ी वहाँ पर जा रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी वो लीग हो रही है, अपनी नेशनल ड्यूटी से वो लोग पीछे हो रहे हैं, कतरा रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स भी हम देख रहे हैं। देखिए, एक्सेस ऑफ लीग से नुकसान पहुंचता है, एक ऐसी लीग से नुकसान नहीं पहुंचता, और वो दुनिया का पहला मॉडल है, उसको देखकर बाकी मॉडल्स बने हैं। सो आई थिंक कि एक नंबर ऑफ लीग्स कोई ऐसी ICC को करना है कि जहां पर 3 या 4 हो साल में, अगर पूरा साल ही कहीं ना कहीं लीग चल रही होगी तो ये तो इजी मनी। और अगर ICC नहीं देखता तो जो बोर्ड है वो देख सकता है, और आई गेस पाकिस्तान बोर्ड इस मामले में बिल्कुल ठीक जा रहा है, कम इजाजत दे रहा है, NOC नहीं जारी करता, हर लीग के लिए 1 या 2 लीग्स हमारे खिलाड़ी खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारे खिलाड़ियों पे कोई नंबर ऑफ लीग्स की वो नहीं है। अच्छा, सिर्फ इंडिया का बोर्ड दुनिया का एक वाहिद बोर्ड है जिनका प्लेयर IPL के अलावा कोई लीग नहीं खेल सकता। बाकी किसी भी बोर्ड की जो है ना कोई ऐसी ममानियत नहीं है कि जहाँ पर वो प्लेयर्स को रोकें जाने से। और आई थिंक जो प्लेयर्स आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है उनके साथ तो आप ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, लेकिन जो प्लेयर्स आपके सेंट्रल पूल का हिस्सा नहीं है, जिनको आप उस मैग्नीट्यूड पे नहीं कर रहे, तो आई डोंट थिंक कि आप उन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं। येस, जो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डोमेस्टिक का हिस्सा है उनको आप एक सर्टेन नंबर अलाउ कर सकते हैं, और वो भी वो कि जो आउट ऑफ द सीजन होंगी, यानी कि अगर पाकिस्तान में डोमेस्टिक चल रही है उस दौरान वो कहीं और ना खेलें, लेकिन उसके बाद वो कहीं भी खेलें, तो उससे प्लेयर को एक्सपोजर भी मिलता है, एट द सेम टाइम वो अपनी डोमेस्टिक भी खेल सकता है। नसीम शाह को आप T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि हर अब सवाल उसी डायरेक्शन में जाएगा, टीम में देख रहे हैं आप, क्योंकि नसीम शाह पे एक टैग है कि टेस्ट के लिए वो स्पेशलिस्ट थे, टेस्ट के साथ रहे, T20 टीम के साथ इन्होंने कम ट्रैवल किया, तो नसीम शाह शाहीन के साथ ओपन करता हुआ आप देखेंगे। उमैर, ये टैग कौन लगाता है?
और ये जो टैग लगाते हैं इनके अपने कितने टेस्ट हैं, इनको टेस्ट के बारे में पता क्या है। बात यह है कि नसीम शाह की उम्र क्या थी जब वो टेस्ट खेले थे, 17 साल। तो 17 साल का बच्चे को कितनी चालाकी आएगी। ठीक है, पेस तो आप यंग फास्ट बॉलर को अल्लाह ने इनायत कर दी, अगर कोई कोच दे सकता तो आप तो हर बॉलर को पेस दे देते, यू कांट डू दैट। लेकिन क्रिकेट अपने टाइम के साथ आती है, आपको समझ आती है। सो बच्चे को टैग नहीं करना चाहिए। आई थिंक यू डोंट हैव टू टेल पीपल कि उनकी लिमिटेशन क्या है। आप हमेशा किसी को प्रोग्रेस का विजन दिखाएं ताकि कोई अपनी बाउंड्रीज ना लगाए अपने। बिल्कुल ठीक है, और उसमें पूरी पोटेंशियल है हर क्रिकेट खेलने की। जैसे जैसे सीखेंगे इंशाल्लाह वो हर क्रिकेट में आपको नजर आएंगे। ठीक हो गया। अब शुएब मलिक फॉरएवर यंग, शुएब मलिक मुसलसल मैच जितवा रहे हैं अपनी टीम को और हर मैच में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उस्मान ने जो बताया वो बात बड़ी दिल को लगी, क्योंकि हमेशा से एज अ फ़ैन, एज अ फॉलोअर मेरी ये ख्वाहिश रहती कि सीनियर्स जो हैं वो सिखाएं और जूनियर सीखें। और समटाइम ऐसा होता है कि जूनियर सीखते नहीं हैं, सीनियर सिखाते नहीं हैं, कुछ इस तरह का सिलसिला चलता जा रहा है। उसने बताया शुएब ने कॉन्फिडेंस दिया, उसने विकेट ली और उस्मान का कॉन्फिडेंस आज कहाँ पे पहुँच गया। अच्छा, इससे पहले 2-3 लोग इस सीज़न में शुएब भाई को कोट कर चुके हैं। कल हुसैन तलत ने भी किया कि उन्होंने मुझे शुरू में क्रॉस बैटेड शॉट मारने से रोक दिया था कि थोड़ी देर सीधा खेलो। तो कहने का मकसद है कि लेटली एक पॉलिसी थी कुछ हमारे लोगों की पाकिस्तान क्रिकेट में कि 30 साल से ऊपर वालों को डोमेस्टिक में नहीं खिलाना, उनको इनकरेज ना किया जाए। इससे एक बड़ा मशहूर इस बारे में एक वॉइस नोट भी है बड़े रेलिवेंट लोगों का। तो वो पॉलिसी बनाने वालों को सोचना चाहिए कि यंग प्लेयर्स को कितना फ़ायदा है एक्सपीरियंस प्लेयर्स की प्रेजेंस का। अब उन सब ने पाकिस्तान नहीं खेलना, लेकिन उन्होंने जिनको खेलना है उनको ऑन द पिच जब वो इस तरह की चीज़ें या गुर सिखाते हैं या ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सिखाते हैं, तो जो बच्चे की लर्निंग या यंगस्टर की लर्निंग इन द ग्राउंड होती है, वहाँ पर कोच साथ नहीं होता। वहाँ पे आपके सीनियर्स आपको एक ही काम को करने के 8-10 तरीके बता सकते हैं। बिल्कुल। एंड दैट इज़ वेयर द एक्चुअल लर्निंग कम्स फ्रॉम। और यही वजह है कि दुनिया में कहीं पर भी एज बैरियर है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सिर्फ कंट्रोलेबल्स उनके हाथ में हो, इसलिए वो चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को आगे लाई जाओ जिनको आप आराम से कंट्रोल कर लें। बट यू नीड एक्सपीरियंस पीपल जो अपना एक्सपीरियंस ट्रांसफर करें। तो इस बारे में थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, शुएब कर रहे हैं। शुएब के लिए मेरा सवाल ये है कि क्या आप शुएब मलिक को नेशनल टीम में, क्योंकि उन्होंने T20 से रिटायरमेंट का भी नहीं ऐलान किया, वो खेलना चाहते हैं, आप इन्हें खेलता देख रहे हैं या देखना चाहते हैं? अगर आप होते सिलेक्टर तो आप शुएब मलिक को सिलेक्ट करते इस टीम में? देखिए जी, हमने तो दुबई वर्ल्ड कप से पहले बहुत शोर मचाया था। तब पहले जो टीम अनाउंस हुई थी उसमें शुएब भाई थे ही नहीं। तो वहाँ जाकर फिर आपने देखी उनकी परफॉर्मेंसेज। तो देखिए, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होता है। कई जगह होती हैं जहाँ पर वो बहुत वैल्यूबल हैं और अगर वो परफॉर्म करते रहते हैं, ऐसे ही फिट रहते हैं, तो हो सकता है कि पीसीबी इस बारे में सोचे कि इन्हें खिलाना चाहिए। इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द माइंडसेट कि जिससे सिलेक्ट करना है वो किस बुनियादों पर सोचता है कि हमने क्या करना है। फॉर मी, अगर प्लेयर फिट है और परफॉर्मिंग है, एज मेरे नज़दीक कोई मसला नहीं है। इट्स जस्ट अ नंबर। दुनिया में रॉजर फेडरर किस उम्र में ग्रैंड स्लैम खेल रहे हैं? आज से 15 साल पहले चले जाएं, इससे 5 साल पहले टेनिस का प्लेयर रिटायर हो जाता था। इंडिविजुअल गेम है ना, बात इंडिविजुअल गेम की नहीं है, इससे बहुत टफ गेम है, इससे बहुत ज्यादा उसमें फिटनेस चाहिए। तो हम लोगों की तो एक्सक्यूज यही होता है ना कि जी ये तो अब बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, अब तो ये फिट ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुएब मलिक बेहतरीन फिट है। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो मौका दे। व्हाई नॉट। कटिंग का ओवर मैं चाहूँगा कि दिखाएं अपने नाज़िम को कि बेन कटिंग और सुहेल तनवीर का आमने सामने है। कुछ ऐसे वहाँ पे वाक़यात भी पेश आए जो कि नहीं होना चाहिए था। स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट था, शायद नहीं बल्कि यकीनन स्पिरिट ऑफ द गेम के भी अगेंस्ट था सलमान। वो इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था। सलमान कटिंग ने तो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इनिंग खेली, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो जेंटलमैन गेम है क्रिकेट, इसके लिए मुनासिब तो नहीं था बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को अप्रिशिएट करूंगा जो हमारे पीछे ज़ाहिर है एक प्रोडक्शन की टीम है कि उन्होंने वो चीज़ें यहाँ पर रीप्ले में हमें नहीं दिखाई। एंड दैट इज़ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन कि जब आपको ऑडियंस, फैमिली ऑडियंस देख रही हो, घर वाले देख रहे हो, हर किस्म का एज ग्रुप आपको देख रहा हो, तो कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हैं कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, कुछ भी हो जाए वो दिखाने की नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये दोनों अच्छे इंसान हैं, क्योंकि मुझे पता है सुहेल तनवीर का एटलीस्ट पता है, मैं उनके साथ बहुत क्रिकेट खेली है, कि वो इतनी जल्दी अपना टेम्पर लूज नहीं करते। तो मैं बड़ा हैरान था कि यार ये क्या हुआ है। फिर मुझे कल पिक्चर्स देखने को मिली कि ये एक वेस्ट इंडीज की CPL कैरेबियन प्रीमियर लीग से ये सिलसिला चल रहा है। सो आई थिंक स्टिल ये दोनों बड़े सीजन क्रिकेटर्स हैं, बेपनाह इनका एक्सपीरियंस है, एज में बड़े हैं और रोल मॉडल्स हैं। तो किसी सूरत ये चीज़ का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये नहीं होनी चाहिए थी। इट्स सैड
इनको फाइन तो कर दिया है और ऑब्वियसली फाइन इज अ सिंबॉलिक थिंग टू शो, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता किसी को, लेकिन ऑब्वियसली क्रिकेट क्या कोई भी गेम के कवानीन आपको ऐसे जेस्चर्स के लिए अलाउ नहीं करते, कोई महज़ब माशरा इस पे अलाउ नहीं करता। हीट ऑफ द मोमेंट ज़रूर है बट स्टिल यही चीज़ तो आपने कंट्रोल करनी होती है, तो नहीं होना चाहिए था, हो गया। बहरहाल आई थिंक के 15% जो है ना दैट इज़ नॉट इनफ। ठीक है ना, इसमें सिंबॉलिक से ज़्यादा बढ़ के आपको कुछ एक आध मैच हो सकता था कि आप इनको करते, बिकॉज ये इतना ब्लेटेंटली हुआ है अंपायर करने के बाद। एक मौके पे तो दोनों ने सुलह भी कर ली, हाथ इस तरह एक दूसरे को ऐसे टैप किया, लेकिन उसके बाद अगेन इट स्टार्टेड। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस जो है ना रुकना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, बहरहाल ये था कल का मैच जिस पर हमने डिटेल से बात की, हर हवाले से हर एंगल से इसका हमने जो हम कहते हैं कि पोस्टमार्टम किया वो कर लिया है, उस पर बात हो चुकी है। अब आज का मैच है कराची वर्सेस मुल्तान, और हम ये कह सकते हैं कि डेड रबर है कराची को ये मैच जीतना अपने फैंस के लिए, अपने आप के लिए। सलमान अभी कह रहे थे मुल्तान को ये मैच जीतना है कि अपनी जो सीट है उसको परमानेंटली बुक कर लें प्लेऑफ के लिए। तो अनस सईद फैंस के साथ कुछ मौजूद हैं, कल भी अनस ने बड़े अच्छे फैन के साथ बात की थी, कल हम उनको मैच में भी गलबन देखते रहे, बार-बार एंजॉय कर रहे थे और उन्होंने ज़ल्मी को फेवरेट करार दिया था। उन्होंने ज़ल्मी को फेवरेट, और कल उनकी टीम जीत गई है। तो आज किंग्स फैन के साथ मौजूद हैं, अनस ओवर टू यू। पाकिस्तान सुपर लीग के जो मुकाबले हैं आज से कज़ाफ़ी स्टेडियम में 100% शायकीन क्रिकेट को जो मैच देखने की इजाज़त होगी। आज स्टेडियम में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच खेला जाना है। फैंस की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ नन्हे फ़ैन हैं, वो इतनी हार और इतनी शिकस्तों के बावजूद कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे किस कराची को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अब तो वो टूर्नामेंट से भी बाहर हो चुकी है। कराची में क्योंकि बाबर आजम है, इसी वजह से करता हूँ कराची को सपोर्ट। आप क्या कहेंगे आज के मैच को लेकर? मुल्तान सुल्तान बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, कराची किंग्स पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, तो क्या कहेंगे? जी असल में हम खुद मुल्तान से हैं बेसिकली, इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ मुल्तान सुल्तान को। ये छोटा बाबर आजम का फ़ैन है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा आज कोई मैच अच्छा हो जाए, चलें कराची एक आधा मैच भी जीत जाए। आपने गुफ्तगू सुनी है फैंस की, जो नन्ना फ़ैन है वो कराची किंग्स सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो 7 भाई हैं वो मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मुकाबला है वो 7:30 बजे शुरू होगा जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और ये आप छोटे छोटे फैंस देखें ना, उनके पास पहुँच जाते हैं, क्यूट फैंस हैं, और ये भी बड़े मज़े की चीज़ है, एक घर में 2 टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ा मुल्तान सुल्तान को। देखिए वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि बच्चे गैर सियासी होते हैं। बच्चे ने नहीं जिक्र किया कि वो रीजन कहा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, उसने कहा मैं बाबर का फैन। तो बाबर पाकिस्तान का प्लेयर है, बच्चे को शायद पता भी ना हो कि बाबर कहाँ से है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई थिंक जो PSL का ये जो कलर है ना, ये चीज़ लाता है कि नो मैटर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बट अगर आपका फेवरेट प्लेयर किसी भी टीम में है तो आप उसको बैक करते हैं। और आई थिंक एंड ऑफ द डे PSL इज़ ऑल अबाउट पाकिस्तान, ऑल फ्रेंचाइजेज आर इटसेल्फ अबाउट पाकिस्तान। तो चले, सबको अपनी अपनी टीम मिल जाती है कि घर में 2-2 3-3 टीमों के सपोर्टर हैं, विच इज़ ग्रेट। चलिए, कोई तो खुश जाता है। बहरहाल मुल्तान अगर आज जीती है तो मुल्तान अपनी जो उसकी पोजीशन है वो मजीद मजबूत नहीं बल्कि प्लेऑफ के लिए उनकी जो बर्थ है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। तो मुल्तान की टीम को कैसे देखते हैं? लास्ट जो मैच था वो 124 रन बनाए थे कराची ने 20 ओवर्स में। इमरान ताहिर वाज द मतलब मैन, 4 ओवर 16 रन 3 विकेट्स हासिल की थी। तो आज क्या देख रहे हैं आप? देखें ऑब्वियसली मुल्तान तो हरगिज़ नहीं चाहेगा कि वो ये हारे। पीछे एक वो मैच हारे हैं जो काफ़ी डिस्टेंस से वो हारे हैं लाहौर कलंदर से। सो उनको अपने रिदम के लिए प्लेऑफ्स में अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए वो कॉन्फिडेंस को शेक नहीं होने देना चाहेंगे। बिल्कुल। और कराची को अपनी प्राइड के लिए खेलना है, अपने फैंस के लिए खेलना है, एक अपनी जो एक होती है सेल्फ एस्टीम, यार बार बार तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए खेलना है। तो आई होप के इंटेंसली आपको एक फॉट गेम नज़र आएगी जहाँ पे अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी और होपफुली एक अच्छी क्रिकेट जो है वो सबको देखने को मिलेगी। बट आई थिंक के मुल्तान फेवरेट्स हैं इसमें। ठीक है जी, मुल्तान फेवरेट्स हैं सलमान के नज़दीक। बाकी देखने की आज के मैच में क्या होता है। इसके साथ ही हमारा जो आज का प्रोग्राम है अपने इख्तिताम को पहुँचा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद आया होगा और आपसे कल मुलाकात होगी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।